Hello students, today we are starting chapter 12 balance of payment. Balance of payment क्या होता है? Balance of payment is a statement of account showing all the monetary transaction of a country with the rest of the world during the period of time. बजट चैप्टर में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या रेवेन्यू करता है, क्या एक्सपेंडिचर करता है, उसकी रिकॉर्डिंग हम बजट में कर लेते हैं। पर इंडिया बाहर जो अदर कंट्रीज़ हैं, इंडिया के बाहर कहना चाहिए जो बॉर्डर के बाहर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी कुछ डीलिंग करती है। मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो डीलिंग करती है वन पीरियड ऑफ टाइम का, एक अकाउंटिंग ईयर का, उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। वो स्टेटमेंट कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस ट्रांजैक्शन मे बी बाय द इंडिविजुअल, फर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ द country. Monetary transaction relates to export and import of the goods. In BOP language it is called as merchandise or visible trade. जब हम BOP की बात करते हैं तो जो गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, ये फर्स्ट आइटम है BOP का जो रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। क्योंकि इसको हम गुड्स को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो इसको हम विजिबल कहते हैं या मर्चेंडाइज भी इसको बोला गया है। विजिबल ट्रेड या मर्चेंडाइज इसको हम कह सकते हैं। सेकेंड आइटम जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसको हम कहते हैं इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि ना तो हम सर्विस को टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं जब ये प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट थर्ड आइटम जो होता है वो होता है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। These assets includes stocks and bonds. And fourth item is international sale and purchase of real asset. Real assets includes plant and machinery. So 4 items जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होते हैं। फर्स्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम मर्चेंडाइज कहते हैं। सेकंड इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। थर्ड इज इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ द रियल एसेट्स। रियल एसेट में प्लांट एंड मशीनरी जाएगा। देयर इज अ फ्लो ऑफ foreign exchange into the country when the goods are exported or services are exported, when the foreigners invest in our financial or real asset। तो उससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी का फ्लो होता है। देयर इज अ फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी का फ्लो इनफ्लो होता है, और जब हम गुड इंपोर्ट करते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है। BOP रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन, और वी कैन से दैट BOP अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज द क्रेडिट आइटम्स while payments are recorded as the debit items. BOP thus prepared reflect the performance of our country in relation to the rest of the world. BOP में जो रिसिप्ट्स और पेमेंट होती है हम रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट्स हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड, और पेमेंट्स हम रिकॉर्ड। जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं BOP अकाउंट के, अब हम उनको डीप में पढ़ते हैं। BOP अकाउंट्स इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज करेंट अकाउंट, सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप, जब हम लोगों ने पढ़ी थी, फंडामेंटल्स पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में 2 टाइप के अकाउंट जो अकाउंट्स बनते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 मेथड से बनते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। इसी तरह से जो BOP अकाउंट्स होते हैं ना, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा भी थर्ड अकाउंट होता है, वो होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। आइए पढ़ते हैं कि करेंट अकाउंट क्या होता है। करेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे फॉरेन करेंसी का रिसिप्ट और पेमेंट होता है, ट्रांजैक्शन होता है, पर उससे कंट्री की एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइबिलिटीज और एसेट ऑफ द कंट्री आर नाइदर रेज्ड नॉट रिड्यूस, देन वी कैन से दैट करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन डू नॉट गिव राइट्स टू द फ्यूचर क्लेम्स। ये होते हैं करेंट अकाउंट जिनसे एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब करेंट अकाउंट के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ये अभी हमने पढ़ा कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता है उसको हम मर्चेंडाइज कहते हैं। उसको मर्चेंडाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि गुड्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं जब ये बॉर्डर को क्रॉस करते हैं इंडिया की। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। एग्जाम्पल दिया गया है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सेलुलर फोन्स कैन बी सीन वाइल दे आर क्रॉसिंग द बॉर्डर। सेकेंड जो होता है कंपोनेंट करेंट अकाउंट का, वो होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज आर ट्रीटेड एज इनविजिबल ट्रेड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था आगे। This is because service cannot be seen nor touched. That's why it is called as invisible trade. Examples इसके हो जाएंगे like insurance service being rendered across the borders and cannot be seen while crossing the borders. अब यहाँ पे जो सर्विसेज हैं इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फैक्टर सर्विस, सेकंड इज नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विसेज क्या
होती हैं? फैक्टर सर्विसेज आर दोज विच लीड टू द फैक्टर पेमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। इनसे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो फैक्टर सर्विसेज में जाएंगी। In the BOP accounts, monetary transaction related to the factor payments or factor incomes are split as इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। पर यहाँ पे जो फैक्टर सर्विसेज हैं उनको बीओपी के रिलेशन में जो है, बीओपी की जब हम बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जो फैक्टर सर्विसेज की इनकम है इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इनकम, सेकंड इज कंपनसेशन इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और कंपनसेशन इनकम में चला जाएगा सैलरी, वेजेस, ये सब चीज़ें चली जाएंगी कंपनसेशन में। अब नेक्स्ट होती है नॉन फैक्टर सर्विस। तो नॉन फैक्टर सर्विस इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज नॉन फैक्टर सर्विसेज में जाएंगी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द नॉन फैक्टर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज रिसिप्ट्स व्हेन दीज सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड एंड पेमेंट व्हेन दीज सर्विसेज आर इंपोर्टेड। नेक्स्ट जो थर्ड आइटम होता है करेंट अकाउंट में वो होता है करेंट ट्रांसफर्स। करेंट ट्रांसफर रिफर टू द ट्रांसफर फॉर फ्री। दीज आर द यूनिलैटरल ट्रांसफर मेड बाय गिफ्ट, ग्रांट्स एंड रेमिटेंस। देखिए ट्रांसफर दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक होता है बायलैटरल ट्रांसफर। बायलैटरल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होते हैं जब आपको किसी ने कोई सर्विस प्रोवाइड की हो, बदले में आप उसको मनी दे, तो दैट इज कॉल्ड बायलैटरल ट्रांसफर। पर यहाँ हम जो करेंट ट्रांसफर्स लेते हैं वो यूनिलैटरल होते हैं। जैसे आपने किसी को गिफ्ट के रूप में कुछ पैसा ट्रांसफर किया अदर कंट्रीज में, या ग्रांट्स के रूप में, या रेमिटेंस के रूप में, उन लोगों को जो सेटल्ड हैं अब्रॉड में, सो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ करेंट ट्रांसफर। तो फाइनली जो पिक्चर है करेंट अकाउंट की कुछ इस तरह से बनती है। स्ट्रक्चर ऑफ करेंट अकाउंट देखते हैं हम। 3 आइटम्स उसमें इंक्लूडेड करना है। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड थर्ड वन इज इनविजिबल। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज लेना है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स लेना है। जब हम इनविजिबल्स की बात करेंगे तो इसमें हमें इनकम लेना है जो कि हमें इनकम फ्रॉम नॉन फैक्टर सर्विसेज है। नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारा लेना है। और करेंट ट्रांसफर्स लेना है लाइक गिफ्ट, ग्रांट्स एंड वर्कर्स रेमिटेंस। अब ये जो आप इनकम लेंगे इसमें आपको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। जो फैक्टर सर्विसेज के जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है ना, चाहे उनका एक्सपोर्ट हुआ या इंपोर्ट हुआ, हमको वो रिकॉर्ड करने हैं। जब हम नॉन फैक्टर सर्विस की बात करते हैं तो इसी तरह इनके भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। और जब करेंट ट्रांसफ़र आप रिकॉर्ड करें तो सिर्फ आपको यूनिलैटरल ट्रांसफ़र ही रिकॉर्ड करना है, बायलैटरल ट्रांसफर्स आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। सो फाइनली अगर हमें एस्टिमेशन करना है बैलेंस का करेंट अकाउंट से रिलेटेड तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट आइटम हम लेंगे ट्रेड बैलेंसेस मर्चेंडाइज, जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से निकलेगा। ट्रेड डेफिसिट होगा तब जब इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो, और जब ट्रेड सरप्लस तब होगा जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। फर्स्ट लेंगे ट्रेड बैलेंसेस, सेकेंड आइटम लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का जो बैलेंसेस है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ये प्लस का आइटम, इसमें से माइनस करेंगे हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। सो ट्रेड बैलेंसेस जो होगा उसमें प्लस करेंगे हम बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, जो फर्स्ट निकला था उसमें ये सेकेंड आइटम प्लस करेंगे। फिर थर्ड होता है इनविजिबल बैलेंस। ये कैसे फाइंड आउट होता है, बैलेंसेज ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन इनकम, बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज एंड प्लस बैलेंस ऑन करेंट ट्रांसफर्स, सो दैट विल बी इनविजिबल बैलेंस। एंड लास्ट वन इज करेंट अकाउंट बैलेंस। वो कैसे निकलेगा, ट्रेड बैलेंस में प्लस कर देंगे इनविजिबल बैलेंसेज। सो फाइनली जो आंसर हमको मिलेगा वो करेंट अकाउंट का बैलेंसेज मिल जाएगा। While estimating goods and services variance, we consider goods and non-factor services only. While estimating invisible balance, we consider only balance relating to the non-factor services and balance relating to the factor services and balance on current transfer. इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको सिर्फ ये एस्टिमेशन पढ़ लेना है कि कैसे हम एस्टिमेट करते हैं। Capital account. Capital account record receipts and payment of such transaction which cause an impact on asset liability status of a country in relation to the rest of the world. करेंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन जाते हैं जिनमें एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस कंट्री का चेंज नहीं होता है। तो कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस जाते हैं जो अदर कंट्रीज़ के रिलेशन में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शन इंडिया के हुए हैं जिनसे कि कंट्री का एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस चेंज हुआ है, वो ट्रांजैक्शन जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। कन्फ्यूजन इज समटाइम्स रेज्ड विद रिगार्ड टू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। शुड सच ट्रांजैक्शन बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट? द आंसर इज नो. Let it be absolutely clear that export and import of all types of goods is recorded in the merchandise in the current account of BOP. Export and import of capital goods has nothing to do with the capital account of BOP.
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वहीं हम प्लांट एंड मशीनरीज का या किसी भी एसेट का परचेज एंड सेल रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो कैपिटल अकाउंट होता है इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, बोरोइंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग्स में जो बोरोइंग्स है वो भी टू टाइप्स में स्प्लिट हुआ है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट while the external commercial borrowing is available at the market rate of interest, but the external assistance is available at the concessional rate of interest। जो borrowing होती है ना वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होता है, पर जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है वो कंसेशनल रेट पे मिलता है। बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेजेज आवर लाइबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिनसे कंट्री का लाइबिलिटी या एसेट स्टेटस चेंज हुआ हो। अगर कंट्री कुछ पैसा बोरो करती है दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो उससे कंट्री का लाइबिलिटी स्टेटस जनरेट होता है, मींस रेज होता है। इसलिए ये कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है और इसको हम क्रेडिट आइटम के तौर पे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। द रीजन इज दैट ऑल रिसिप्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड एज द क्रेडिट आइटम्स इन द बीओपी अकाउंट, thus the borrowing from rest of the world would be recorded as the debit item in the capital account and it causes flow of exchange, foreign exchange from our country to rest of the world। next is foreign investment। जो foreign investment होता है उसको भी हमने टू पार्ट्स में स्प्लिट किया है। फर्स्ट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Portfolio investment basically refer to the foreign institutional investment. It is the investment by rest of the world in the shares and bonds of the domestic companies। हमारी इंडिया की कंपनीज में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट आता है थ्रू शेयर्स एंड बॉन्ड्स, that is called as portfolio investment। Then what is foreign direct investment? It relates to the ownership of enterprises in the domestic economy by the rest of the world। For example, Walmart store in India। जो foreign direct investment होता है उसमें ownership किसी enterprises की in the domestic country taken by rest of the world। Other component of capital account like NRI deposit। In the context of Indian economy, NRI deposit is also a significant constituent of the capital account। NRI डिपॉजिट नॉन रेसिडेंट इंडियन का जो डिपॉजिट्स होता है, ओनली NRI डिपॉजिट आर टू बी कंसीडर्ड विच आर मेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, दस नॉन रेसिडेंट इंडियन शुड मेक डिपॉजिट इन इंडिया। जो उन्होंने NRIs ने जो इंडिया में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है नॉन रेसिडेंट ने, या कह सकते हैं कि जो डिपॉजिट किया हुआ है वो ही NRI डिपॉजिट्स में जाएगा। इट ऑल्सो नीड्स टू बी नोटेड दैट मनी सेंड बाय आर NRIs टू देयर फैमिलीज इन इंडिया टू बी ट्रीटेड एज करेंट ट्रांसफर एंड आर रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट, क्योंकि ये यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। Only deposit held by NRI in the domestic economy are to be considered as a component of capital account। Next is banking capital। Banking capital is yet another component of capital account। It refers to the foreign asset held by the commercial bank। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने जो फॉरेन एसेट जो कवर की हैं वो सारी एसेट चली जाएंगी बैंकिंग कैपिटल में। Owing to drawdown of the foreign asset of the commercial bank, inflow of foreign exchange into the domestic currency tends to rise। Next is short-term credit। In the context of Indian BOP, short-term credit is another important component। ये कैसे रेज होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट? इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। हमने इमीडिएट पेमेंट अभी किया नहीं है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ परचेजिंग कर ली है जिसका रीपेमेंट हमें आगे करना है। Repayment of short-term debt to the rest of the world leads to the outflow of foreign exchange to the rest of the world। Accordingly, it is recorded in the capital account with the negative sign, क्योंकि इससे मनी का आउटफ्लो हुआ है। Inward flow of foreign exchange on the other hand is recorded with the positive sign। अगर मनी का आउटफ्लो हुआ है तो नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे और मनी का इनफ्लो हुआ है तो हम उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक गिवन इन द बुक दैट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इंटीग्रेटिंग रिजर्व ऑफ फॉरेक्स विद द RBI। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज RBI रखता है वो एक अलग अकाउंट में रखता है, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। द ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन द ओवरऑल रिजर्व अकाउंट ऑफ द RBI। RBI is the custodian of the forex reserves of the country and all forex transaction in the country are routed through the RBI। जो RBI होता है जितने भी forex transaction फॉरेन करेंसी में जो भी ट्रांजेक्शन इंडिया में होते हैं
वो सब आरबीआई की कस्टडी में ही होते हैं, और आरबीआई जो है वो फॉरेक्स रिजर्व का कस्टेडियन है. इफ द ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव देन इट कॉजेज इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व, एंड इफ द ओवरऑल बैलेंस इज नेगेटिव देन इट कॉजेज डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व. We get the final answer is that कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बीओपी रादर देन सेपरेट अकाउंट. एक बात याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है ना, इसको एक बीओपी के पार्ट की तरह शो करते हैं, ना कि एक सेपरेट अकाउंट के थ्रू. इफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आर शोन एज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट देन ऑफ बीओपी, देन बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस. तो उससे ये होता है कि जो हमारा बीओपी होता है ना, वो हमेशा बैलेंस हो जाता है, because increase in the official reserve is indicated by the negative sign while decrease in the official reserve is indicated by the पॉजिटिव साइन. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद वो है ऑटोनोमस एंड accommodating आइटम्स ऑफ द बीओपी अकाउंट. BOP transaction or item of BOP account are often classified as autonomous item and accommodating items. इसके जो items होते हैं, जो डाटा रिकॉर्ड होता है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, autonomous and accommodating. Autonomous item refer to such BOP transaction which are undertaking with the view of making profit. Autonomous items वो होते हैं जो जिनका ट्रांजेक्शन हमने BOP ट्रांजेक्शन क्यों किया है, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें. इट इज़ ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन दैट इज BOP डेफिसिट एंड सरप्लस. यही रीज़न है जिसके कारण या तो BOP का डेफिसिट निकलता है या सरप्लस निकलता है. तो अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स रिफर टू सच ट्रांजेक्शन विच आर अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विद द व्यू ऑफ करेक्टिंग BOP इम्बैलेंस एंड रीस्टोरिंग BOP इक्विलिब्रियम. BOP को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जो सेंट्रल बैंक जो है वो ट्रांजेक्शन जो करता है, वो ट्रांजेक्शन अकोमोडेटिंग आइटम्स में जाएंगे. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अकोमोडेटिंग आइटम्स डू नॉट कॉज एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर. क्योंकि ये सेंट्रल बैंक सिर्फ रीस्टोरिंग करने के लिए, BOP इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये ट्रांजेक्शन करता है, तो इससे गुड्स एंड सर्विसेज का क्रॉस बाउंड्री पे कुछ क्रॉस नहीं होता है, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का कोई डीलिंग नहीं होता है. दीज रिलेटेड ओनली टू द मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व विद द व्यू ऑफ करेक्टिंग BOP balances. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इन योर बुक इज गिवन दैट सिग्निफिकेंस ऑफ BOP अकाउंट. क्या इसका सिग्निफिकेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का? फर्स्ट, इट शोज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी. क्योंकि BOP में हम वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुआ है, सो उससे हमें इकोनॉमी का फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है. नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. BOP डाटा ऑफर्स इन्फॉर्मेशन ऑन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम चैप्टर में हमने इसको पढ़ा है. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये जो कि बेसिक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के, तो हमें BOP के थ्रू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डाटा भी ईजिली समझ आता है. नेक्स्ट इज मार्केट पोटेंशियल. BOP अकाउंट्स रिफ्लेक्ट द मार्केट पोटेंशियल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्या हमारी मार्केट की पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमें पता चलता है. नेक्स्ट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़. गवर्नमेंट 2 पॉलिसीज़ का यूज़ करती है करेक्शन करने के लिए इकोनॉमी में, वो है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़. BOP परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री इम्पैक्ट्स इट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़. इन द इवेंट ऑफ ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी. जब फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है इकोनॉमी में, तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी डिमांड पे प्रेशर आता है. द RBI हैज़ टू अकाउंट फॉर इट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. और उसको करेक्ट करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है. लाइकवाइज, पुअर फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी में पॉइंट टू द हार्ड टैक्स लॉ इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. द गवर्नमेंट मस्ट अकाउंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी. और जब पुअर फ्लो होता है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, सो उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो होता है हार्ड टैक्स लॉज का यूज़ करता है, और ये किसका पार्ट हो जाता है? फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है. BOP accounts reveals financial strength of the country in relation to the rest of the world. For when we are talking about like country like India, less developed countries like India, then it highlights the need for borrowing from rest of the world as well as need for the foreign investments.